बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया में सुल्तानों, बादशाहों और उनके वज़ीरों का दौर था। रियासतें बड़ी थीं, मगर दिल अक्सर तंग। इंसान का मोल उसके लिबास से आंका जाता था और सच्चाई की कीमत तख्त की परछाइयों में खो जाती थी। उसी ज़माने में एक रियासत थी, मलिकाबाद। मलिकाबाद चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई थी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की सुनहरी मीनारों पर पड़तीं, तो लगता जैसे पूरा आसमान इस रियासत को सलाम कर रहा हो। इस रियासत पर हुकूमत करता था बादशाह उमर बिन कासिम, एक सख्त लेकिन जालिम हाकिम। उसकी रियासत में किसी को भी आवाज उठाने की इजाजत नहीं थी। उसके दरबार में सच बोलना गुनाह समझा जाता था। लेकिन उसी दरबार में एक मासूम चेहरा था, बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी आयना। नाम ही उसकी सूरत जैसा था, साफ, पारदर्शी और दिल को छू लेने वाला। वो अपने वालिद से बिल्कुल अलग थी। जहां बादशाह के दिल में गुरूर था, वहीं उसकी बेटी के दिल में रहम था। वो अक्सर रियासत के गरीब लोगों में जाती, बच्चों को कपड़े देती, बीमारों के लिए दवा मंगवाती और कभी-कभी साधारण कपड़े पहनकर महल से निकल जाती ताकि कोई उसे पहचान न सके। एक शाम जब महल में बादशाह अपने वजीरों के साथ खजाने का हिसाब कर रहा था, शहजादी अपने कमरे की बालकनी से बाहर झांक रही थी, दूर जंगल की तरफ। वो जंगल जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक शिकारी रहता है जो कभी किसी को साफ दिखाई नहीं देता। लोग कहते थे वो जंगल का साया है, परिंदों का दोस्त और दरिंदों का दुश्मन। शहजादी के दिल में एक अनकही बेचैनी थी। उसे महसूस होता कि महल की ऊंची दीवारें उसे कैद कर रही हैं। वो आजादी चाहती थी, जैसे हवा, जैसे बारिश। एक दिन उसने अपनी दासी से कहा, जरीन, मैं आज महल से बाहर जाना चाहती हूँ, रियासत की गलियों में, जंगल की तरफ। दासी डर गई। मलिका आलम नाराज होंगी हुजूर, बादशाह को खबर हुई तो गजब ढा देंगे। आयना मुस्कुराई, अगर मैं हर वक्त डरती रहूं तो क्या शहजादी कहलाऊंगी? डर तो जालिमों को होना चाहिए, बेगुनाहों को नहीं। इतना कहकर उसने साधारण लिबास पहना, चेहरे पर हल्का सा नकाब डाला और दो घुड़सवारों के साथ जंगल की राह ली। जंगल की हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, गीली मिट्टी की, पेड़ों की और आजादी की। पहली बार शहजादी ने अपनी सांसों में वो ठंडक महसूस की जो महल की संगे मरमर की दीवारों में कभी नहीं मिलती थी। वो घोड़े से उतरी और पेड़ों के बीच चलने लगी। पत्तों के बीच से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हर तरफ परिंदों की आवाज, झरने की सरसराहट, सब कुछ जैसे किसी जादू की दुनिया जैसा लग रहा था। अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराया। शहजादी छिटक गई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक तीर उसके पैरों के पास आकर गिरा। वो चौंक गई और उसी वक्त झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई, रुक जाइए हुजूर, आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। वो आवाज भारी मगर सलीकेदार थी। शहजादी ने देखा, सामने से एक नौजवान निकल रहा था। कंधे पर तीर कमान, बदन पर पुराना मगर साफ लिबास, आंखों में सादगी और आत्मविश्वास। वो जंगल का शिकारी था, आरिफ। आप कौन हैं? शहजादी ने पूछा। मैं जंगल का रखवाला हूं, आरिफ नाम है मेरा। यह इलाका जंगली दरिंदों से भरा है। आप यहां अकेली क्या कर रही हैं? शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई आम औरत नहीं, मैं बस जंगल की सैर करने आई थी। आरिफ ने कहा, सैर करने वालों की आंखों में ये बेचैनी नहीं होती, आपके कदमों में एक तलाश है। बताइए क्या ढूंढ रही हैं आप? उसकी बातें सीधे दिल में उतर गईं। शहजादी ने पहली बार किसी आम आदमी से इतनी सच्चाई भरी बातें सुनी थी। वो कुछ पल खामोश रही, फिर बोली, मैं वो ढूंढ रही हूं जो इस महल के हर कमरे में खो गया है, सुकून। आरिफ ने हल्की मुस्कान दी। सुकून जंगल में नहीं, इंसान के दिल में होता है, लेकिन यहां की हवा दिल को समझाने का हुनर रखती है। शहजादी ने पूछा, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? नहीं, और जानने की जरूरत भी नहीं, आरिफ ने जवाब दिया। कभी कभी नाम पहचान बना देते हैं और पहचाने फासले। मैं बस इतना जानता हूं कि आप डर से नहीं, तलाश से आई हैं। ये लफ्ज शहजादी के दिल को छू गए। वो पहली बार किसी ऐसे शख्स से मिली थी जिसने उसे एक इंसान की तरह देखा, ना कि एक शहजादी की तरह। इस शाम ढल चुकी थी। आरिफ ने कहा, रात होने वाली है, मैं आपको महल तक छोड़ देता हूं। शहजादी ने कहा, नहीं, अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो तुम्हें सजा मिल सकती है, मैं खुद चली जाऊंगी। आरिफ ने झुककर कहा, सजा तो तब मिलती है जब इंसान कुछ गलत करे।
किसी की मदद करना गुनाह नहीं। उसने अपना तीर कमान को उठाया और रास्ता दिखाने लगा। रास्ते में उसने जंगल के हर पेड़, हर आवाज की पहचान बताई। ये जो आवाज है, ये बुलबुल की नहीं, जंगल की गजल है। ये जो झरना बहता है, ये हर पत्थर की जबान बोलता है। शहजादी उसकी बातें सुनती रही, जैसे किसी अनकहे साज की धुन बज रही हो। जब वो महल के करीब पहुंची, आरिफ ने झुककर कहा, अब जाइए, रात का साया लंबा है। अगर कभी फिर जंगल की हवा याद आए तो मैं यहीं मिलूंगा। शहजादी ने सिर्फ एक बार उसकी आंखों में देखा और चला गई, मगर उन आंखों की गहराई उसके दिल में उतर गई। उस रात शहजादी को नींद नहीं आई। महल के झरोके से बाहर देखती रही, वही जंगल, वही रास्ता। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई हो। दिल में एक अनजान ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी। अगली सुबह वो फिर जंगल गई, बिना किसी को बताए। आरिफ वहीं मिला, झरने के पास अपने शिकारी कुत्ते के साथ। वो मुस्कुराया, आप फिर आ गईं, क्या सुकून अब भी नहीं मिला? आयना ने कहा, नहीं मिला, शायद अब तुम्हारे साथ ही मिलेगा। दोनों झरने के पास बैठ गए। आरिफ ने उसे पत्तों से बने छोटे खिलौने दिखाए, जानवरों की आदतें बताईं और आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो, ये परिंदे कभी किसी तख्त के नीचे नहीं रहते, इन्हें सिर्फ खुला आसमान चाहिए। शहजादी ने कहा, काश मैं भी ऐसी ही होती, किसी तख्त की बंदी नहीं। आरिफ ने पूछा, क्या तुम वाकई किसी बादशाह की बेटी हो? वो मुस्कुराई, अगर मैं कहूं हां, तो क्या तुम डरोगे? आरिफ ने कहा, नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, दिल तो सबका एक जैसा होता है, लाल खून से भरा। उन लफ्जों ने शहजादी के दिल में वो हलचल पैदा कर दी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शाम होते होते शहजादी वापस महल पहुंची, लेकिन अब उसका दिल वहीं रह गया था, जंगल में, उस शिकारी के पास। वो हर रोज जाने लगी, कभी सुबह, कभी शाम। कभी वो फूलों की माला नाती तो आरिफ उसे जंगली बेर देता। उनकी बातें, उनकी हंसी, सब कुछ सादगी में डूबा हुआ था। मगर दुनिया इतनी आसान नहीं थी। महल के एक नौकर ने एक दिन शहजादी को जंगल जाते देख लिया। उसने वजीर फराज को खबर दी और वजीर ने मुस्कुराकर कहा, तो अब शहजादी का दिल किसी शिकारी में उलझा है। ये बात अगर बादशाह तक पहुंच गई तो जंगल का वो लड़का जिंदा नहीं बचेगा। महल की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। शहजादी आयना की आंखों में एक नई रोशनी थी। वो रोशनी जो किसी शाही महल की झूमरों से नहीं, बल्कि किसी सच्चे दिल की मुस्कान से आती है। मगर उस रोशनी को सबसे पहले महसूस किया वजीर फराज ने। वो शातिर, चालाक और लालची आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा कोई ना कोई मंसूबा पलता रहता था। वो बादशाह के बहुत करीब था, लेकिन उसकी नीयत हमेशा रियासत के खजाने पर रहती। एक शाम जब शहजादी अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी, फराज ने चुपके से बादशाह उमर से कहा, जहां पना, मुझे कुछ अजीब बात मालूम हुई है। बादशाह ने पूछा, क्या बात है फराज? फराज ने गंभीर आवाज में कहा, रियासत की इज्जत का सवाल है हुजूर। शहजादी अक्सर महल से बाहर जाती हैं और जंगल की तरफ। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। जंगल की तरफ? अकेली? जी नहीं, फराज ने मुस्कुराकर कहा, वहां एक शिकारी है, नाम है आरिफ। लोग कहते हैं वो उनसे मिलने आता है। मैंने देखा नहीं, मगर खबरें यकीन के काबिल हैं। बादशाह की आंखों में गुस्से की चमक उठी। अगर ये बात सच हुई तो उस शिकारी की गर्दन कल सुबह मेरे दरबार में होगी। फराज ने झुककर कहा, हुजूर, अगर इजाजत दें तो मैं खुद उसकी हकीकत पता लगाऊं। बादशाह ने सिर हिलाया, जा, लेकिन याद रख, अगर मेरी बेटी का नाम किसी गुनाह में आया तो तेरी भी गर्दन उसी तलवार के नीचे होगी। फराज ने झुककर सलाम किया और दरबार से निकल गया, मगर उसके होठों पर मुस्कान थी, वो मुस्कान जो किसी शैतान के चेहरे पर आती है जब उसकी चाल सफल होने लगती है। दूसरी तरफ जंगल में आरिफ और शहजादी अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न थे। आज आरिफ ने शहजादी को एक खास जगह दिखाई। देखो, ये वही जगह है जहां सूरज सबसे पहले जंगल को छूता है। जब पहली किरण इन पेड़ों पर गिरती है तो लगता है जैसे पूरा जंगल सोने से नहाया हो। शहजादी मुस्कुराई, कितना अजीब है ना, यहां हर चीज असली लगती है, ना कोई झूठा दिखावा, ना कोई मजबूरी। आरिफ ने कहा, झूठ तो वहां होता है जहां लोग सच से डरते हैं,
यहां जंगल में हर आवाज सच बोलती है, यहां तक कि खामोशी भी। शहजादी ने धीरे से कहा, अगर मैं कहूं कि मैं बादशाह की बेटी हूं, तो क्या तुम मुझसे बात करना छोड़ दोगे? आरिफ ने थोड़ी देर उसे देखा, फिर बोला, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं बस इतना जानता हूं, दिलों की पहचान तख्तों से नहीं होती। मोहब्बत का कोई दर्जा नहीं होता, वो बस होती है, बिना इजाजत, बिना वजह। वो लफ्ज हवा में गूंजे, जैसे जंगल ने खुद मोहब्बत का ऐलान कर दिया हो। लेकिन उसी वक्त झाड़ियों में कुछ हिला। आरिफ ने पलट कर देखा, कोई था वहां जो छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। उसने पुकारा, कौन है? मगर कोई जवाब नहीं आया। बस झाड़ियों में एक परछाई गायब हो गई। वो कोई शिकारी नहीं था, वो था वजीर फराज का जासूस। उसने सब देख लिया था। वो सीधे महल की तरफ भागा और जाकर फराज से कहा, हुजूर, सब कुछ देखा मैंने। शहजादी रोज उस शिकारी से मिलने जाती हैं। फराज ने मुस्कुराकर कहा, अब वक्त आ गया है कि ये जंगल किसी की कब्र बन जाए। अगली सुबह बादशाह उमर के दरबार में फराज ने कहा, हुजूर, मैंने उस शिकारी को पकड़वा लिया है, वो महल के बाहर पहरे में है। बादशाह गरजा, उसे दरबार में लाओ। दरबार में भीड़ जमा हो गई। सिपाही आरिफ को बांध कर लाए, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। शहजादी अंदर आई और उसे देखते ही उसकी सांसें थम गईं। बादशाह ने कहा, बताओ शिकारी, तुम मेरी बेटी से क्यों मिले? क्या मकसद था तुम्हारा? आरिफ ने सिर उठाकर कहा, हुजूर, मैं किसी मकसद से नहीं मिला। वो रास्ता मेरे जंगल से गुजरता था और मैंने बस उसकी हिफाजत की। फराज ने हंसकर कहा, झूठ बोलता है, इसकी आंखों में मोहब्बत का नशा है और मोहब्बत जैसे जहर इस रियासत में मंजूर नहीं। बादशाह गरजा, खामोश। शहजादी, तुम बताओ, क्या यह सच है? क्या तुम इस आम शिकारी से मिलती थीं? दरबार में सन्नाटा फैल गया। शहजादी ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर धीमी आवाज में बोली, हां, मैं मिलती थी। हर तरफ हलचल मच गई। फराज के चेहरे पर फतह की मुस्कान थी। बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या तुम जानती हो इसका मतलब क्या है आयना? एक शहजादी का किसी आम आदमी से रिश्ता, यह बगावत है। शहजादी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत। अगर सच्ची मोहब्बत बगावत है तो हां, मैंने बगावत की है, लेकिन मेरी बगावत किसी तख्त के खिलाफ नहीं, झूठ के खिलाफ है। बादशाह कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने सिपाहियों से कहा, इस शिकारी को जेल में डाल दो और कल सुबह इसे शहर के चौक में फांसी दी जाएगी। शहजादी चीख पड़ी, अब्बा जान नहीं, वो बेगुनाह है। लेकिन बादशाह ने मुंह फेर लिया। फराज झुककर बोला, हुजूर, आपने इंसाफ किया है। रात बीत गई। जेल की कोठसी में आरिफ बैठा था, आसमान के छोटे से टुकड़े को देखता हुआ। दरवाजे की आहट हुई। शहजादी आयना चुपके से अंदर आई। आरिफ, उसने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें बचा नहीं पा रही हूं। अब्बा जान को किसी ने बहका दिया है। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, रो मत आयना, जिस दिन तुम डर से जीत जाओगी वो दिन मेरी जीत होगा। मौत का डर नहीं, बस ये अफसोस है कि अब तुम्हारे साथ वो जंगल नहीं देख पाऊंगा। शहजादी ने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं कुछ करूंगी, मैं किसी को ये जुल्म नहीं करने दूंगी। आरिफ ने धीरे से कहा, अगर कभी मेरी याद आए तो उस झरने के पास आना जहां हमने पहली बार सूरज को छूते देखा था। शहजादी ने उसका हाथ थामा, मैं वादा करती हूं, तुम्हें बचाऊंगी, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो। अगली सुबह महल के बाहर भीड़ थी। दरबारियों की कानाफूसी, सिपाहियों के कदम और शहजादी का सन्नाटा। आरिफ को चौक में लाया गया। बादशाह उमर ने ऊंचे सिंहासन से कहा, रियासत के कानून के मुताबिक जो भी शाही खून की हदें पार करे उसे मौत की सजा दी जाती है। भीड़ खामोश थी। शहजादी की आंखों में आंसू तैर रहे थे। तभी अचानक आसमान पर बादल छा गए, तेज हवा चली और उसी वक्त फराज के एक सिपाही ने बादशाह के कान में कुछ कहा, हुजूर, जंगल के खजाने का नक्शा गुम हो गया है। बादशाह चौकन्ना हो गया। कौन सा नक्शा?
फराज घबरा गया। वो पुराना खजाना जो हमारी रियासत की ताकत की निशानी है, वो जंगल के अंदर दफन है और अब उसका नक्शा गायब। बादशाह ने कहा, तो पहले उस खजाने को लाओ, फांसी बाद में होगी। और इस तरह आरिफ की सजा टल गई, फिलहाल के लिए। शहजादी ने राहत की सांस ली, लेकिन फराज समझ गया कि अब आरिफ को खत्म करने के लिए उसे और बड़ी चाल चलनी होगी। रात की खामोशी मलिकाबाद के महल पर उतर आई थी। बादशाह उमर अपने कमरे में बेचैन टहल रहा था। मन में गुस्सा भी था, उलझन भी। एक तरफ उसकी बेटी का दिल, दूसरी तरफ तख्त की इज्जत। वजीर फराज ने वही मौका पकड़ा। वो दरवाजे पर झुका और बोला, जहां पनाह, मुझे यकीन है कि जंगल में वो पुराना खजाना अब भी मौजूद है। वो खजाना हमारे तख्त की ताकत है, जिसे कोई भी अगर पा ले तो रियासत उसकी मुट्ठी में होगी। बादशाह ने गहरी सांस ली। अगर ये बात सच है तो हमें उसे जल्द ढूंढना होगा। फराज बोला, लेकिन हुजूर, जंगल के रास्ते किसी को मालूम नहीं। उस जंगल में सिर्फ एक आदमी है जो जिंदा वापस आया, वही शिकारी आरिफ। बादशाह की आंखों में एक नई चमक आई। मतलब तुम कहना चाहते हो कि हमें उस शिकारी की मदद लेनी होगी? फराज ने धीमे से मुस्कुराकर कहा, हुजूर, कुछ वक्त के लिए उसे छोड़ दीजिए, उससे नक्शे का सुराग निकलवा लीजिए, फिर जब काम हो जाए उसे खत्म कर दीजिए। बादशाह ने सिर हिलाया। ठीक है, उसे बुलाओ। अगली सुबह आरिफ को जेल से बाहर निकाला गया। उसके बदन पर जंजीरें थीं, पर चेहरे पर अब भी वही सुकून, जैसे किसी ने उसे डर का मतलब ही ना सिखाया हो। बादशाह ने कहा, सुना है तू उस जंगल का रास्ता जानता है? आरिफ ने झुककर कहा, हां जहां पनाह, उस जंगल के हर पेड़ की पहचान मुझे है, हर पगडंडी का रास्ता मेरे दिल में नक्श है। बादशाह ने कहा, तो हमें वहां का खजाना ढूंढना है। अगर तू हमारी मदद करेगा तो तेरी सजा माफ की जा सकती है। आरिफ ने कुछ देर खामोश रहकर कहा, मुझे जिंदगी की नहीं, सच्चाई की चाह है। अगर मेरा साथ आपकी रियासत के लिए भला होगा तो मैं तैयार हूं। फराज ने मुस्कुराकर कहा, देखा हुजूर, शिकारी भी अब हमारी राह चलेगा। मगर उसके मन में एक और ही चाल चल रही थी। वो चाहता था कि आरिफ उसे जंगल तक पहुंचा दे और फिर वही जंगल उसका कब्रिस्तान बन जाए। शहजादी आयना को जब ये खबर मिली, वो सीधी दरबार में पहुंची। अब्बा जान, ये क्या फैसला किया आपने? जिसे कल तक गुनहगार कहते थे, आज उसी से मदद मांग रहे हैं। बादशाह ने सख्ती से कहा, रियासत का काम दिल से नहीं, अक्ल से होता है। आरिफ इस वक्त हमारे लिए जरूरी है। जब उसका काम पूरा होगा, उसका अंजाम भी तय है। आयना ने कांपती आवाज में कहा, तो मतलब आप उसे मौत की तरफ भेज रहे हैं? बादशाह ने मुंह फेर लिया। शहजादी के दिल में अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि बगावत भी जाग उठी थी। रात को वो चुपके से आरिफ के पास पहुंची। वो हथकड़ियों में बैठा था, मगर जब उसे देखा तो मुस्कुरा दिया। तुम फिर आईं? उसने पूछा। हां, उसने कहा, तुम्हें भेजा जा रहा है जंगल में खजाने की तलाश में, लेकिन वो लोग तुम्हें मरवाना चाहते हैं। आरिफ ने कहा, मौत से डरने वाले शिकारी नहीं होते आयना, पर तुम एक वादा करो, अगर मैं वापस ना आया तो मेरे नाम को किसी इल्जाम में मत डूबने देना। आयना की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद जंगल जाऊंगी तुम्हारे साथ। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुमने ऐसा किया तो बादशाह की बेटी नहीं, एक बहादुर इंसान कहलाओगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल में उन्होंने वो कसम खाई जो मोहब्बत से बड़ी और मौत से गहरी थी। तीसरे दिन सुबह सुबह एक छोटा काफिला जंगल की तरफ रवाना हुआ। आरिफ, फराज और 10 सिपाही। सूरज की किरणें अब पहाड़ों के पीछे थीं, हवा में सन्नाटा था। आरिफ घोड़े पर आगे था, उसकी नजर हर पेड़, हर आवाज पर थी। फराज, उसने कहा, ये जंगल इंसानों का नहीं, रूहों का इलाका है। जो लालच लेकर आता है वो कभी वापस नहीं जाता। फराज ने हंसकर कहा, मुझे रूहों से नहीं, तख्त से मतलब है। काफिला और आगे बढ़ा। घने पेड़ों के बीच एक पुराना मंदिर आया।
दीवारों पर अजीब सी लिखावटें थीं, जिनमें एक निशान आरिफ ने पहचान लिया। ये वही रास्ता है, उसने कहा। यहीं से नीचे एक गुफा जाती है, वहीं वो खजाना छिपा है। फराज के चेहरे पर लालच चमक उठा। चलो अंदर। गुफा में घुप अंधेरा था, दीवारों से टपकता पानी और हवा में मिट्टी की गंध। आरिफ में मशाल जलाई और रास्ता दिखाने लगा। थोड़ी देर बाद दीवार पर एक चमकदार पत्थर दिखाई दिया, जिस पर सोने के अक्षरों में लिखा था, जो दिल में लालच लाएगा वो यहीं मिट्टी में मिल जाएगा। आरिफ ने कहा, ये चेतावनी है। इस जगह पर सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसका इरादा साफ हो। फराज ने हंसकर कहा, इरादे की नहीं, ताकत की जरूरत होती है। और उसने तलवार उठाकर दीवार पर वार कर दिया। तुरंत जमीन हिलने लगी, गुफा की छत से मिट्टी गिरने लगी। आरिफ ने चिल्लाकर कहा, भागो, ये जाल है। कुछ सिपाही गिर पड़े, बाकी ने भागने की कोशिश की। आरिफ ने मशाल फेंकी और फराज का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। जब दोनों गुफा से बाहर निकले, फराज की सांसें तेज थीं। वो बोला, अगर तू ना होता तो मैं मर जाता। आरिफ ने कहा, अब समझे, ये जंगल इंसान की नीयत देखता है। मगर फराज का दिल नहीं बदला था। उसने मन में ठान लिया, अब इस शिकारी की मौत से ही मेरा रास्ता साफ होगा। रात को जब सब सो गए, फराज ने धीरे से आरिफ की ओर तलवार उठाई, लेकिन उसी वक्त झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज आई। वो पलटा और देखा शहजादी आयना। तुम यहां? उसने हैरानी से पूछा। आयना बोली, हां, मैं वादा निभाने आई हूं। तुम लोग झूठ बोल रहे थे, मैं अब किसी को धोखा नहीं देने दूंगी। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था तुम आओगी। फराज ने तलवार नीचे की, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं, गुस्सा था। तो अब दोनों को खत्म कर दूंगा, एक ही वार में। वो झपटा। आरिफ ने तीर निकाला और हवा में छोड़ा। तीर सीधा फराज के हाथ में जा लगा। उसकी तलवार गिर पड़ी। वो चिल्लाया, तुमने वजीर पर हमला किया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। आयना ने आगे बढ़कर कहा, अब तू बचेगा नहीं फराज, तेरी चालें अब खत्म हैं। कल सुबह मैं खुद अब्बा जान को सब कुछ बताऊंगी। फराज घायल होकर भाग गया और जंगल में खो गया। आरिफ ने आयना की तरफ देखा, अब हमें महल लौटना होगा, इससे पहले कि वो फिर कोई नई साजिश करे। सुबह हुई। महल में हड़कंप मचा था। वजीर फराज लापता था और बादशाह बेचैन। तभी शहजादी आयना और आरिफ दरबार में दाखिल हुए। शहजादी ने ऊंची आवाज में कहा, अब्बाजान, सच सुनिए, जिस आदमी पर आप भरोसा करते हैं वो इस रियासत का सबसे बड़ा गद्दार है। बादशाह ने चौंक कर कहा, क्या कह रही हो तुम? आयना ने सब बताया, कैसे फराज ने साजिश की, कैसे वो खजाने के लालच में सबको मरवाना चाहता था। बादशाह के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने गुस्से में कहा, सिपाहियों, फराज को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। और उसी वक्त एक सिपाही अंदर आया। जहां पनाह फराज की लाश जंगल के पास मिली है। उसके हाथ में तीर था। बादशाह ने गहरी सांस ली। सन्नाटा छा गया। शहजादी ने धीरे से कहा, अब्बाजान, अब तो यकीन हुआ, आरिफ गुनहगार नहीं, वफादार है। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। वो सिंहासन से उतर आया, आरिफ के सामने झुककर बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुझे बेगुनाह होकर भी सजा दी। आरिफ ने कहा, जहां पनाह, इंसाफ कभी देर से सही मगर आता जरूर है। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, अब से तू हमारी रियासत का रखवाला नहीं, हमारा बेटा है। शहजादी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जंगल की मोहब्बत अब रियासत की इज्जत बन चुकी थी। वक्त बीता, रियासत में फिर से सुकून लौट आया। लेकिन महल की हवाओं में अब भी एक खामोशी थी, जो किसी के जाने के बाद रह जाती है। शहजादी आयना अब वो मासूम लड़की नहीं रही थी जो झरनों के किनारे फूल तोड़ती थी। वो अब रियासत की समझदार वारिस थी, जिसकी आंखों में सच्चाई की लौ थी और दिल में आरिफ की याद। हर सुबह जब सूरज निकलता, वो महल की ऊंची बालकनी से जंगल की तरफ देखती। वहीं दूर पहाड़ियों के पार, जहां आरिफ की कब्र बनी थी, बाहा उमर अक्सर उसे चुपचाप देखते रहते। उन्हें अब महसूस होता था कि बेटी की आंखों में जो गहराई है, वो किसी किताब से नहीं, किसी दर्द से आई है। बादशाह ने अपने वादे के मुताबिक
उस जगह का नाम आरिफ वन रख दिया था। लोग अब उसे एक पवित्र स्थल की तरह मानते थे। कभी जो जंगल डर और रहस्य से भरा था, अब वहां लोग दुआ मांगने आते थे। कहते हैं अगर कोई सच्चे दिल से दुआ मांगे तो हवा जवाब देती है। शहजादी हर महीने वहां जाती, फूल चढ़ाती और झरने के पास बैठकर घंटों चुप रहती। वो जगह अब उसके लिए आरिफ की मौजूदगी थी, जहां हर पत्ता उसकी याद में झूमता था। एक रात जब हवाएं तेज चलीं, महल की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो लोगों ने सोचा कि तूफान है, मगर सिपाही जो जंगल की चौकी पर थे, उन्होंने बताया, आरिफ वन के पास कोई रोशनी दिखी है। बादशाह ने चौंक कर कहा, रोशनी? आधी रात को? शहजादी ने दिल में हलचल महसूस की। वो बोली, अब्बा जान, मुझे वहां जाने दीजिए, शायद ये कोई इशारा है। बादशाह पहले तो हिचकिचाए, मगर फिर बोले, अगर जाना है तो सिपाही साथ होंगे। शहजादी मुस्कराई, नहीं अब्बा जान, जिस जंगल ने मुझे डरना नहीं सिखाया, वो मुझे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चांद बादलों में छिपा था, घोड़े की टांपें धीरे धीरे चल रही थीं। शहजादी अकेली थी, हाथ में मशाल और दिल में यादों का समंदर। जंगल की हवा अब अलग लग रही थी, हर पेड़ हर झाड़ी जैसे कोई पुरानी बात कहना चाहती हो। वो झरने के पास पहुंची, वही जगह जहां आरिफ से पहली मुलाकात हुई थी। झरने का पानी चमक रहा था, जैसे उसमें कोई चांदी की लकीर बह रही हो। अचानक झरने के नीचे से हल्की सी रोशनी उठी और धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। वो इंसान नहीं था, बल्कि धुंध सी परछाई थी। शहजादी की सांसें थम गई। वो आवाज आई, डरो मत आयना, मैं हूं। शहजादी ने फुसफुसाया, आरिफ, क्या सच में तुम? आवाज मुस्कराई, मोहब्बत कभी मरती नहीं आयना, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। तुम क्यों लौटे हो? क्योंकि अब भी एक अधूरा सच बाकी है। वो खजाना जिसे हमने पाया, वो सब कुछ नहीं था। उस मकबरे के नीचे एक और दरवाजा है जिसमें वो राज है जो पूरी रियासत को बदल सकता है। शहजादी ने हैरानी से कहा, कौन सा राज? वो जो मेरे खून में है। आवाज धीरे धीरे गुम हो गई, मगर झरने का पानी अब सुनहरी चमकने लगा था। सुबह होते ही शहजादी ने महल में ऐलान किया, मुझे आरिफ वन के मकबरे को फिर से खोलना है। बादशाह ने हैरान होकर कहा, अब क्यों? वो तो पहले ही देखा जा चुका है। शहजादी ने कहा, नहीं अब्बा जान, वहां एक और राज छिपा है जो हमारी रियासत की जड़ों से जुड़ा है। बादशाह ने सिर झुका लिया। वो अब बेटी की बातों को नकार नहीं सकते थे। जब सब लोग पहुंचे तो उन्होंने मकबरे का बक्सा हटाया। नीचे एक और पत्थर था जिस पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा था, खून से बनी हुई हकीकत सिर्फ उसी को नजर आती है जिसके अंदर सच्चाई जिंदा हो। शहजादी ने पत्थर पर हाथ रखा और तभी पत्थर की दरारों से लाल रोशनी निकलने लगी। धीरे धीरे एक गुप्त सीढ़ी खुली जो और गहराई में जा रही थी। वो बोली, चलो देखते हैं नीचे क्या है। बादशाह, कुछ सिपाही और वजीर नया नियुक्त सब उसके साथ गए। नीचे पहुंचते ही उन्होंने देखा, दीवारों पर पुराने चित्र थे। एक आदमी जो आरिफ से खूब बखूब मिलता था, तलवार थामे खड़ा था और उसके पीछे लिखा था, आरिफ इब्ने उमर, रियासत का पहला रक्षक। बादशाह ने सांस रोकी। ये तो मेरे दादा का जमाना था। शहजादी ने कहा, मतलब आरिफ के पुरखे हमारे ही रक्षक थे? वो खून जो आज मेरे साथ चला, वो इसी रियासत की नींव से जुड़ा था। बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे आम आदमी समझा, जबकि वो हमारी रियासत की आत्मा था। उस गुफा में उन्हें एक और दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था, जब भी रियासत पे जुल्म बढ़े तब कोई आरिफ लौटेगा जो न तख्त चाहेगा न शोहरत, बस सच्चाई को जिंदा रखेगा। शहजादी ने दस्तावेज अपने दिल से लगाया। आरिफ ने अपनी कुर्बानी से यह साबित किया कि इंसाफ किसी ताज से नहीं, दिल की नीयत से आता है। बादशाह ने कहा, आज से इस रियासत में कोई छोटा बड़ा नहीं रहेगा, हर इंसान बराबर होगा, क्योंकि आरिफ ने यही सिखाया। उस दिन से हर साल आरिफ वन में दिया जलाया जाता। लोग कहते, हवा में आज भी दो परछाइयां नजर आती हैं, एक शहजादी और एक शिकारी जो साथ साथ चलते हैं, झरने के पास चांदनी के नीचे। कभी कभी हवा में एक आवाज गूंजती,
मोहब्बत का वादा मौत से नहीं टूटता। शहजादी बूढ़ी हो गई, मगर जब भी कोई उससे पूछता, क्या आपने आरिफ को भुला दिया, वो मुस्कुरा देती और कहती, भुलाना तो उसे होता है जो दिल से निकले, और वो तो मेरे सांसों में है। एक रात शहजादी ने सपने में उसी झरने को देखा। पानी पर चांद का अक्स था और आरिफ वहीं खड़ा था, मुस्कुराते हुए। उसने हाथ बढ़ाया, चलो आयना, अब वक्त आ गया है। वो मुस्कुराई, अब डर नहीं लगता आरिफ, अब तो बस मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूं। और कहते हैं, अगली सुबह जब महल वालों ने देखा, शहजादी अपने कमरे में मुस्कुराती हुई थी। उसके हाथ में वही फूल था जो झरने के पास उगता था। और इस तरह आरिफ और शहजादी की दास्तान हमेशा के लिए हवा में गूंजती रही। लोग अब भी कहते हैं, जब भी बारिश होती है तो जंगल की हवा में एक महक उठती है। वो आरिफ और आयना की मोहब्बत की है। सुबह की ठंडी हवा मलिकाबाद की सरजमी पर नई ताजगी लेकर आई थी, लेकिन दरबार के भीतर अब भी सन्नाटा पसरा था। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, शहजादी आयना और शिकारी आरिफ की। वजीर फराज, जिसने आरिफ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया था, अब खुद अपने झूठ के जाल में फंस चुका था, मगर उसका दिल अब भी जहर से भरा था। वो नहीं चाहता था कि आयना और आरिफ की मोहब्बत जिंदा रहे। उसे डर था कि अगर आरिफ आजाद हो गया तो उसकी साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। आरिफ अंधेरी कोठरी में लेटा हुआ आसमान के छोटे से झरोखे को देख रहा था। वो सोच रहा था, शायद यही तकदीर थी। पर दिल के किसी कोने में उम्मीद की एक चिंगारी अब भी जल रही थी। उसकी हथकड़ियां जंग खा चुकी थीं और चेहरा थकान से बुझा हुआ था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो पहली बार जंगल में आईना को देखकर आई थी। उसी वक्त दरवाजा धीरे से खुला। एक नकाबपोश औरत अंधेरे में दाखिल हुई। आरिफ, वो आवाज उसने 1000 बार अपने ख्वाब में सुनी थी। आईना, उसने हैरत से कहा। नकाब उतरा, सामने शहजादी आईना थी। उसकी आंखों में आंसू, होठों पर सुकून और दिल में इरादा। आज रात हमें भागना होगा। अगर सुबह हुई तो दरबार तेरा सिर ले लेगा और मेरी मोहब्बत मर जाएगी। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। आईना, भागना आसान है, मगर डरना हमारी मोहब्बत को छोटा कर देगा। वो मुस्कुराई, तो फिर भागना नहीं, लड़ना होगा। सुबह दरबार लगा। बादशाह उमर अपने तख्त पर बैठे थे। फराज झूठी मुस्कान के साथ दरबार में दाखिल हुआ। जहां पनाह, आज गद्दार आरिफ को सजाए मौत दी जाए, उसने ऐलान किया। मगर तभी दरबार के दरवाजे खुले। शहजादी आईना और आरिफ अंदर दाखिल हुए, साथ में वो खजाना भी जिसके बारे में सदियों से दास्तानें कही जाती थीं। वो खजाना दरअसल कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुराना दस्तावेज था जिसमें मलिकाबाद के असली वजीर के नाम दर्ज थे। और उसमें लिखा था कि आरिफ का बाप वजीर हमीद ही असली खानदान था जिसे फराज ने धोखे से हटाया था। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। आयना ने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, ये शिकारी नहीं, इस रियासत का सच्चा वारिस है। बादशाह के दिल में सन्नाटा उतर गया। वो अपनी बेटी की आंखों में देख रहे थे। वहां डर नहीं था, सिर्फ यकीन। फराज घबरा तो गया, लेकिन उसकी चालें अब बेकार थीं। उसके खिलाफ सबूत सामने आ चुके थे। उसने भागने की कोशिश की, मगर सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। आयना ने उसकी तरफ देखा। फराज, तेरा जहर अब इस रियासत से हमेशा के लिए निकल जाएगा। बादशाह ने हुक्म दिया, इस गद्दार को उसी जेल में डाल दो जहां उसने मासूम को कैद किया था। फराज को घसीटते हुए ले जाया गया। दरबार की हवा में पहली बार सुकून का एहसास हुआ। बादशाह उमर अपने तख्त से उठे और आरिफ के पास आए। बेटा, तूने ना सिर्फ मेरी बेटी को बल्कि इस रियासत की इज्जत को भी बचाया है। अगर तू चाहता है तो तख्त तेरे हवाले है। आरिफ ने झुककर कहा, जहां पनाह, मुझे तख्त नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी दुआ और आपकी बेटी का हाथ चाहिए। आईना मुस्कुरा उठी। दरबार में तालियां नहीं, बल्कि आंसू और दुआएं गूंज उठीं। बादशाह ने दोनों के हाथ एक दूसरे में रख दिए। आज से ये शिकारी इस रियासत का शहजादा होगा, उन्होंने ऐलान किया। कुछ महीनों बाद मलिकाबाद में एक नई सुबह हुई। आयना और आरिफ का निकाह हुआ और दरबार में खुशियां लौट आईं। आरिफ ने शिकार छोड़ दिया, मगर जंगल अब भी उसका साथी रहा। वो अक्सर वहां जाता, पेड़ों से बातें करता, जैसे उनसे अपनी कहानी बांट रहा हो। आयना ने एक स्कूल बनवाया, मदरसा-ए इंसानियत, जहां हर बच्चे को ये सिखाया जाता था कि इंसान की असली पहचान उसके दिल में होती है, न कि उसके लिबास में।
मोहब्बत वो हकीकत है जो न तख्त से करती है न ताज से, और सच्चाई वो रोशनी है जो सबसे गहरी अंधेरी कोठरी में भी रास्ता बना लेती है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल वंस अपॉन अ जिंदगी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।